हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंटल इश्यूज और आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या लेते हैं हेडिंग, सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट की डिफिनेशन क्या होती है। तो हम लिख लेते हैं the waste which has been rejected for further use is termed as solid waste। तो यहां बच्चों मैंने बताया द वेस्ट विच हैज बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज इज टर्म्ड एज सॉलिड वेस्ट। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा चीज, कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं और जब हम उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे सॉलिड वेस्ट में आता है। मान लीजिए जैसे कि हम कोई वाटर बोतल लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, जो हम मार्केट में खरीदते हैं, कभी सफर करते समय खरीदते हैं। हम पानी की बोतल से क्या होता है कि पानी तो पी लेते हैं, बट बोतल्स को हम क्या करते हैं, उसको या तो डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं पर भी हम ऐसे खुले में फेंक देते हैं। तो बेसिकली वो एक तरीके का सॉलिड वेस्ट है। आप रबड़ की बात कर लीजिए, मान लीजिए हम लोग पढ़ने लिखने के लिए पेंसिल्स लेते हैं, रबड़ लेते हैं, तो उसका कुछ से कुछ कंपोनेंट्स बच जाता है लास्ट में, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम वो भी फेंक देते हैं, तो वो भी हमारा वेस्ट में आता है। या आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में जो सिरिंजेस लगाई जाती है, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हमें, वो सिरिंज भी यूज एंड थ्रो मेथड में होता है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, तो वो भी हमारा किस में आता है, सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल करके हम उसे फेंक देते हैं या वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं, वो सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आप एग्जांपल्स में कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ले सकते हैं आप। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट में रखे जाते हैं और इस्तेमाल करने के बाद वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे डिस्पोजेबल सिरिंजेस लेते हैं। बेसिकली डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हर सुविधा का सुविधा नहीं, हर तकलीफ की एक ही सुविधा होती है कि वो हमें क्या लगा देता है, इंजेक्शन। एक सिरिंज को क्या करता है, हमें वो देता है। तो यहाँ पे हम डिस्पोजल सिरिंजेस की बात करते हैं। उसके अलावा कोई भी गार्बेज मटेरियल ले लीजिए, गार्बेज यानी जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, स्पेशली जब फूड आइटम्स आप कोई भी मार्केट में खरीदते हैं, तो उसको क्या होते हैं, वो सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होता है। जब भी हम उसको खा लेते हैं और उसमें बचा हुआ जो भी पदार्थ फेंक देते हैं, चाहे उसके अंदर का खाना हो, चाहे वो प्लेट हो, वो किसमें, सॉलिड वेस्ट में भी आता है। तो गार्बेज प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे फूड वेस्ट होता है, जैसे कि फूड वेस्ट होता है, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, वाटर बॉटल्स की बात कर लीजिए, इसके अलावा सिरेमिक्स में अगर हम बात करें, जो भी बहुत टाइल साइज बनती है, इस तरह के सिरेमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी बात कर लीजिए, तो जितने भी सिरेमिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। पूरा कहना यह है कि दोस्तों कि देखिए कि इस पूरी पृथ्वी पे हम जहां कहीं भी रहते हैं और जिस टाइप के वेस्ट हम निकालते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो सॉलिड वेस्ट का होता है, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में जो कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी कि देखिए हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, चलते समय जो भी एक्टिविटीज करते हैं, खाने के पैकेट्स खाते हैं, आप अंकल चिप्स, कुरकुरे, बहुत सारे पैकेट्स ऐसे खाद्य प्रोडक्ट के पैकेट्स आते हैं, हमारे घर में बहुत सारे खाने पीने का सामान मंगाया जाता है जो कि पैकेट्स में आते हैं। तो जब भी आप उसको डिस्पोज करोगे या आप उसको कहीं फेंकोगे, तो बेसिकली वो सॉलिड वेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इवन बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब एट लास्ट क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो वेस्ट कभी न कभी हम निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो जो भी है, इसलिए एक बहुत ही आसान डिफिनेशन आपको दी हुई है कि कोई भी चीज जो रिजेक्ट की जाती है फॉर द फर्दर यूज इज टर्म्ड एज अ सॉलिड वेस्ट। यानी कोई भी चीज जो भी रिजेक्ट की जाती है इंसानों के द्वारा या हमारे द्वारा, हम भी इंसान ही हैं,
तो वो आपका किस में आता है, सॉलिड वेस्ट में आता है। इसमें मैंने बता दिया है, कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड से जो वेस्ट निकलता है, डिस्पोजल से वेस्ट होती है, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट होता है। अब क्या है कि सॉलिड वेस्ट तो कंफर्म हो गया है कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ये हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं कॉसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट एक्चुअली कारण क्या है और कहां कहां से निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट के क्या क्या कारण है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। पहला कॉजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो पहला है इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी सामान हम लोग मार्केट में लेते हैं उसका बेसिकली क्या होता है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। लोग यानी कि इस समय सामान बहुत ज्यादा यूज करने लगे, यानी इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स। और ये कंजप्शन ऑफ मटेरियल क्यों बढ़ गया है, क्योंकि मटेरियल का अगर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रही है। तो इस कंजप्शन का मेन कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए कंजप्शन ज्यादा हो रही है। तीसरी चीज ये है कि देखिए हम अपने अर्थ पे यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी बहुत अपना रहे हैं, यानी कोई भी चीज एक बार यूज करिए उसके बाद उसे फेंक दीजिए। बहुत बड़ी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो भी अपने फायदे के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बना रही है जो यूज एंड थ्रो है, यानी एक बार आप यूज करिए उसके बाद आप उसको फेंक दीजिए, उसके बदले में आप उसको रिपेयर न करवा के नया चीज खरीद के लाइए या कोई नया प्रोडक्ट खरीद के लाइए। तो यूज एंड थ्रो मेथड्स पे भी हम बहुत जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यूज एंड थ्रो मेथड। Use and throw method, products like water bottles, and pens। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किन किन चीजों का बेसिकली यूज एंड थ्रो के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल इसमें यूज एंड थ्रो मेथड्स में करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। अब क्या है कि जब से पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आई है तो काफी सुविधा हो गई है लोगों को। लोग हर चीज पैकेज कराना चाहते हैं, पैकेट्स में लेके जाना चाहते हैं। पैकेजिंग में क्या है कि आप कोई भी सामान कहीं बाहर से मंगाते हैं, आजकल देखिए ऑनलाइन जमाना है, सब कुछ हम ऑनलाइन मंगाते हैं। आप बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं घर पे आता है, बट उस एक सामान को लेके आने के लिए क्या होता है कि उसमें बहुत सारे रैपर्स के लेयर्स लगाए जाते हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग की जाती है कि रास्ते में सामान खराब न हो। बट उस एक पैकेट को बचाने के लिए पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी जाती है। या मान लीजिए आप कहीं से ऑर्डर देते हैं, कोई खाने का ऑर्डर आता है या कोई भी सामान आपके घर डिलीवरी करने कोई भी आता है, तो उसमें पैकेजिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और आप भी हमेशा चेक करते हो ऐसा तो नहीं पैकेट पहले से खुला था, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आई है, जिस वर्ल्ड में आई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉलिड वेस्ट के डेवलपमेंट का, क्योंकि इससे भी सॉलिड वेस्ट काफी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो गया है सॉलिड वेस्ट का। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ये है इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हम यहां जो बात कर रहे थे कि अर्बनाइजेशन का जो मेन तात्पर्य है बच्चों की शहरीकरण कर रहे हैं। हम यहाँ पे शहरीकरण कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिटी को डेवलप कर रहे हैं, एक सिटी बसा रहे हैं। वहां पे सिंपल सी चीज है, जब कोई सिटी को बसाया जाएगा, आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी क्या होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, बहुत सारी सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने नाम से सिटीज को डेवलप कर रही है। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो उन एरियाज का अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, यानी वहां पे शहरीकरण कर रहे हैं। और जब ये चीजें बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज मार्केट में आई हुई है, तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। बात यह है कि शहर बहुत एक्सपेंड किए जा रहे हैं, यानी जहां सिटी में रहते तो सिटी के बाहर के एरियाज भी जो है, जो गांव के एरियाज भी है, वो गांव भी अब हमारे देश के क्या हो रहे हैं, वो शहर में तब्दील हो रहे हैं।
और अगर जगह कम पड़ रही है तो जंगलों को काट कर गांव वहां तक प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि क्रॉपफील्ड्स भी हमें चाहिए, या उनको काट के वहां पर क्या हुआ, सिटीज बसाई जा रही हैं। और धीरे धीरे क्या है कि एक मोह माया का अच्छा खासा संसार तैयार हो रहा है, और जिसमें हम ये चीज नहीं ध्यान दे पा रहे कि यहाँ पे वेस्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और इन्वायरमेंट को हानि या क्षति आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हो रही है, और इस क्षति को शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी 2-3 महीने से लॉकडाउन है तो कुछ ना कुछ क्षति कम हुई है, पर आगे आने वाले समय में देखना है कि ये क्षति हम कितनी भर पाएंगे। अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल एंड ऑयल रिफाइनरीज। केमिकल एंड ऑयल रिफाइनरी से जो वेस्ट निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड इसके अलावा वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम फायरवर्क, यानी जहां कहीं भी फायरवर्क्स होता है, चाहे पटाखे की फैक्ट्रीज हो या कोई सी और तरीके के फायरवर्क्स जहां पे किए जाते हैं, वहां पर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को उत्पन्न किया जाता है वहां से बहुत बड़ी क्वांटिटी में। पॉइंट नंबर 7 बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट, यानी हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम बायोमेडिकल वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आता है। बायोमेडिकल वेस्ट अब आप लोग कहेंगे क्या क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था डिस्पोज ऑफ सिरिंज, यानी जो सिरिंज, सॉरी डिस्पोज ऑफ सिरिंज नहीं, जो सिरिंज इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत सारे बैंडेज प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, जब हमें चोट लगती है तो पट्टी की जाती है, रुई की जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती हैं जो कि किसमें आता है, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे प्लास्टरिंग की जाती है, और बाद में उस प्लास्टर को काट के क्या होता है, वो फेंक ही दिया जाता है। तो हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में किसी भी इमरजेंसी वार्ड्स में जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं या जो भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, दैट ऑल आर कम इन द बायोमेडिकल वेस्ट। अब एक पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट, तो एग्रीकल्चर वेस्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट खरपतवार जितने भी होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट में, हॉक्स जो होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट में हमारे आते हैं। तो कोई भी एग्रीकल्चर में चाहे फर्टिलाइजर्स की बात कर लीजिए, रेसिड्यूज की बात कर लीजिए, तो वो सब किस में आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट में आता है। तो ये तो हमारे हो गए कॉजेस ऑफ द सॉलिड वेस्ट। और अब हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। कॉज हमें पता चल गया क्या क्या कॉजेस हैं, कि कंजप्शन ऑफ मटेरियल बहुत बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से सॉलिड वेस्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है, पैकेज मैंने लिखा है, आप लोग लीजिए पैकेजिंग, PACKGING, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। फिर है इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण पे बहुत ध्यान दे रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है। और सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन वर्क या शहरीकरण हो रहा है तो सामान बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा होगा, मटेरियल बहुत लगाए जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से सॉलिड वेस्ट का इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर ऑयल रिफाइनरीज, कंपनीज और फायर वर्क से भी बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट उत्पन्न होता है। हॉस्पिटल्स से बायोमेडिकल वेस्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी में उत्पन्न होता है। एंड एट द लास्ट एग्रीकल्चर वेस्ट, जितने भी रेसिड्यू क्रॉप्स या बाकी किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या प्रतिजीव जंतु आप ले लेते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो फ्रेंड्स अब हम इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, और अपना हेडिंग डाल लेते हैं इफेक्ट्स। मतलब मैं इफेक्ट लिख रहा हूं, अगर आप इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट लिखेंगे तो इफेक्ट्स में पहला पॉइंट हम जो लिखेंगे वो होगा कि सॉलिड वेस्ट choke the drain system. Solid waste choke the drains and result in waterlogging. Yeah, solid waste choke the drain system and result in waterlogging.
इसका मतलब है कि चोक ड्रेन से मतलब कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं जहां से पानी निकलता है, सॉलिड वेस्ट क्या करता है कि उन पाइप्स में या उन नालों में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट क्वांटिटी आ जाएगी, यानी पेड़ पौधे हो, मृत जीव जंतु हो, बोतल, रैपर, पन्नी, जो भी आप कुछ फेंक सकते हैं वो आप ताकत लगा के फेंक दीजिए, वो हर चीज तो सॉलिड वेस्ट में ही आती है। बट इसकी क्वांटिटी जब भी ड्रेनेज सिस्टम यानी पाइप का कोई भी सिस्टम हो जहां से पानी फ्लो करता है, या नाले लीजिए बड़े बड़े या नालियां लीजिए, उसमें जाता है तो क्या करता है कि ये चोक कर देता है, यानी उसको भर देता है या पानी को आगे बढ़ने से रोक देता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है उस नाले या उस पाइप से बाहर आने लगता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग बच्चों देखिए बहुत अच्छा टर्म है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि पानी का जमा होना, यानी कहीं पर भी, वैसे तो हम कहते हैं कहीं गड्ढा हो जाता है और पानी भर जाता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड वाटर लॉग फील्ड। बट एक्चुअली क्या हो, किसी भी जगह पे जो पानी इकट्ठा होता है, तो पानी जो इकट्ठा होता है उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। ये इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग का टर्म है ये, कि जो सिंचाई होती है तो सिंचाई में हम वाटर लॉगिंग शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं जब खेतों में पानी बहुत भर जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, सिविल इंजीनियरिंग में हम रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है वाटर लॉगिंग। दूसरा पॉइंट है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। पॉइंट क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस ऑर्डर, यानी कि जब सॉलिड वेस्ट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो वहां उससे क्या होता है बहुत सारा ऑर्डर प्रोड्यूस होता है। ऑर्डर यानी डिकम्पोजिशन मतलब होता है उसके हैवियर पार्टिकल को हम लाइटर पार्टिकल में ब्रेक करेंगे, तो जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे सॉलिड वेस्ट में तो वहां पे ऑर्डर यानी कि एक महक, एक स्मेल जो होती है, गंध, आप कह लीजिए जो गंध होती है, गंध उत्पन्न होती है। तो डिकम्पोजिशन समय सॉलिड वेस्ट से क्या होगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गंध उत्पन्न होगी, और ये गंध कई गैसेस के फॉर्म्स में होती है। तो ये एक बहुत ही एडवर्स और बैड इफेक्ट है जब हम ऑर्गेनिक सॉलिड्स का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस ऑर्डर व्हिच इज ऑब्नॉक्सियस। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा may result in the groundwater polluted due to percolated, decomposed गार्बेज। ठीक है, यहां पे हमने लिखा है may result in the groundwater polluted due to percolated decomposed garbage। इसका मतलब ये है कि जो भी गार्बेज डिकम्पोज किया जाता है यहाँ पे धरती पे अर्थ के ऊपर, तो वो क्या होता है धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि अर्थ की जो लेयर्स होती है उससे क्या होता है परकुलेट करे। मान लीजिए कि ये एक फील्ड है और इसके ऊपर हमने गार्बेज बहुत सारे इकट्ठा करके रखा हुआ है, यहाँ पे गार्बेज रखा हुआ है, और समय के साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना ठंडी गर्मी बरसात आती जाती है और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता रहता है। होता क्या है कि धीरे धीरे ये उसके साथ ही इसकी जो गंदगी है वो क्या होता है कि सरफेस से नीचे क्या होता है परकुलेट भी करता है। परकुलेशन मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर की सतह से जब पानी क्या होता है कि निचली सतह पे चला जाता है, वर्टिकली चला जाता है, तो उसे परकुलेशन कहते हैं। परकुलेशन में वो धीरे धीरे वो सतह द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो पानी। तो यहाँ पे क्या है कि जो गंदगी होगी वो भी क्या होगा कि समय के साथ धीरे धीरे क्या होगी वो परकुलेट हो जाएगी पृथ्वी की सतह के नीचे। तो यहाँ पर इसीलिए ये लाइन बहुत अच्छे से समझने वाली है कि may result in the groundwater polluted due to percolated decomposed garbage, यानी जब परकुलेटेड डिकम्पोज गार्बेज ग्राउंड के अंदर जाएगा धीरे धीरे तो वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, यानी ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा और वो सॉलिड वेस्ट की क्वांटिटी जब ग्राउंड वाटर मिलेगी तो वो सिंपल सी बात है वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। और पानी जब हम बाद में बाहर पंपिंग के थ्रू हम निकालते हैं, लिफ्टिंग करके निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन जो गार्बेज के रूप में होता है, यानी परकुलेटेड वाटर जाता है और डिकम्पोज गार्बेज होता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो अब हम अपना फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है disease may spread due to such
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस such bacterial infections like typhoid, paratyphoid, and cholera। यानी सॉलिड वेस्ट से बेसिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे टाइफाइड, पैराटाइफाइड या कॉलरा जैसी डिजीजेस हो सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना हम लोगों को कि सॉलिड वेस्ट जहां पर भी किया जाए या जहां पर भी उसका प्रॉपर प्लेस बनाया जाए जहां पे सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन किया जाए, ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से लोगों को बचाया जा सके और लोग इससे बचे रहें। तो इन डिजीज को आप तो पहले से भी जानते हैं, शायद मैंने वाटर पॉल्यूशन के टाइम पे भी इसको आपको पढ़ाया था, शायद का पढ़ाया था, क्योंकि टाइफाइड और जो कॉलरा तो बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज है, और जो आपका टाइफाइड है वो वाटर इंड्यूस्ड डिजीज होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मलेरिया या डेंगू में पहले टाइफाइड का लक्षण आते हैं, उसके बाद मलेरिया या डेंगू का कंफर्मेशन होता है। अगर ये हद से ज्यादा है तो कंफर्म नहीं है तो टाइफाइड की कंडीशन में आप वहां पे रुके रहते हैं। एट द लास्ट टॉपिक इसमें कराना क्या है, लास्ट टॉपिक ये होता है कि एस्थेटिकली जो है सॉलिड वेस्ट जो होता है ये डेंजरस होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब एस्थेटिकली का मतलब ये होता है सौंदर्यकरण रीति से, बहुत हम हिंदी में बात करें, यानी किसी चीज को बहुत ब्यूटीफुल बनाना हो। सिंपल सी बात है, वेस्ट कहां से बहुत अच्छा होगा किसी भी सोसाइटी के लिए। भाई कहीं पर भी अगर गंदगी होगी तो सोसाइटी के लिए वो वेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत सारे सफाई कर्मचारी रखवाते हैं, हम अपने घरों को बहुत साफ सुथरा और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं, उसको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारा घर इतना खूबसूरत दिखे। तो सोसाइटी हमेशा खूबसूरती की डिमांड करती है, यानी कि उसे सब कुछ अच्छा ही चाहिए होता है, और जहां खूबसूरती की डिमांड होगी तो वहां भी गंदी चीजों को एस्थेटिकल नहीं माना जाएगा, यानी सौंदर्यकरण रीति से वो चीजें हमारे लिए खराब होती हैं। तो एस्थेटिकली क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट जो है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है और बहुत सारी डिजीज इससे निकलती हैं, तो वैसे पर भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब हम जो बात करेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली है, बट सॉरी इफेक्ट की नहीं बात करेंगे, कंट्रोल मेजर्स, यानी सॉलिड वेस्ट को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इस पर कमी ला सकते हैं, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट को किस तरह से हम मिनिमाइज करने के तरीके क्या क्या हैं, मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हमने लिख लिया ये पॉइंट, कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसमें पहला पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल आर मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिपल आर मेथड। और याद रखिएगा क्योंकि ये आर आपकी जिंदगी में सही कर देगा सब कुछ। ट्रिपल आर मेथड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की जिंदगी बहुत खराब चल रही है, मगर ये आर जो है बहुत अच्छी चीज है हमारे जीवन के लिए, हमारी सब के लिए। और ट्रिपल आर का मतलब है कि सिंपल सी चीज है, तीन आर हम यहां बना रहे हैं। तो पहले आर का मतलब होगा रिड्यूस, यानी चीजों को दोबारा यूज करिए। रिड्यूस, कम से कम गंदगी इस्तेमाल, कम से कम गंदगी पैदा करिए। एंड रिसाइकिल, यानी रिड्यूस करिए और रिसाइकिल करिए। ये तीन फॉर्मूले हम अपनी जिंदगी में आजमाने हैं या करने हैं, जिससे कि क्या करेंगे हम सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और इस एटमॉस्फेयर को हम इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो ट्रिपल आर मेथड को हमें अपनाना है, जिससे कि हम सॉलिड वेस्ट को धीरे धीरे मिनिमाइज करेंगे। रिड्यूस एंड रिसाइकिल। हर चीज, कोई भी वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट निकलता है हम उसमें कोशिश करेंगे, जैसे डिस्पोजेबल ऑफ सिरिंज होता है कि जो सिरिंज मेडिकल फील्ड्स में अप्लाई जाती है, हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको कई बार कहा जाता है कि फेंकने की वजह क्या होता है कि दोबारा अगर आप उस सिरिंज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट तक उसे उबले पानी में या कहीं धो लें, तो वो कहीं ना कहीं जहां पे 2 सिरिंज खत्म हो सकते वहां हमने एक सिरिंज को 2 बार इस्तेमाल कर लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे मेथड्स नए आ गए हैं जिससे चीजों को यूज किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट जैसे यहाँ पे होता है, प्लास्टिक वेस्ट का क्या होता है, उसके स्क्रैपर्स बनाए जाते हैं और दोबारा फिर से उसको थोड़ा सा कम क्वालिटी के प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जो कि इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है और इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने में मदद कर रही है। सेकंड थिंग इज बाय throwing solid waste at proper place, यानी कि प्रॉपर प्लेस बनाया जाए जहां पे सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस पे जब क्या किया जाए उसे डिकम्पोज किया जाए। बाय थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट एट प्रॉपर प्लेस, यानी एक प्रॉपर प्लेस बनाया जाए जहां पर कि हम सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करें या सॉलिड वेस्ट को वहां रखें, जिससे कि क्या हो कि
प्रदूषण की क्वांटिटी को हम काफी कम कर सकें। एंड द लास्ट इज बाय वेरियस मेथड। अब हम इस पे क्या करेंगे बच्चों की बहुत सारे मेथड्स, बाय वेरियस मेथड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं बात कर लेता हूं मेथड्स की। पहला है जैसे लैंड फिलिंग, इसमें हम डिस्कस करेंगे। लैंड फिलिंग मेथड है, एक ABCD करके डाल दिए। दूसरा है कंपोस्टिंग। थर्ड मेथड है इंसिनराइजेशन, आप कह लीजिए। इसके अलावा मेथड होता है हमारा पायरोलिसिस। तो ये जितने भी मेथड है ये हमारे बहुत सारे मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और मेथड हो गया वेस्ट को एक प्रॉपर प्लेस पे डिकम्पोज करना चाहिए। उसके अलावा ये सारे मेथड है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को हम किस तरह से एक सिस्टम के साथ उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनराइजेशन और पायरोलिसिस ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट के दृष्टिकोण से। और अभी उसके बाद भी आप जब कभी भी एनवायरमेंटल टॉपिक्स पढ़ेंगे, इकोसिस्टम्स के टॉपिक पढ़ेंगे या प्रदूषण को या इस पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चलिए अब हम इस पे 1 बाय 1 करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो 4 हमने मेथड्स बच्चों डिस्कस किए थे, लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस एंड इंसिनराइजेशन, हम उसको स्टार्ट करते हैं पहले करके। पहला है जो हमारा लैंड फिलिंग मेथड। लैंड फिलिंग, तो इस लैंड फिलिंग मेथड में हम बात करते हैं इन दिस मेथड solid waste dumped into low-lying areas। अब low-lying areas क्या होता है, यानी कि निचले एरियाज में क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है। और डंप करने के बाद क्या होता है कि इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट डंप इनटू low-lying areas and solid waste is dumped layer by layer, यानी कि एक लेयर के बाद फिर दूसरी लेयर बाय लेयर, एंड each layer is covered with soil layer। यानी यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं लोइंग एरियाज में, एंड सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड लेयर बाय लेयर एंड ईच लेयर इज कवर्ड विद द सॉइल लेयर। यानी कि कुछ लेयर्स होती हैं, वहां पे क्या करते हैं, जब भी हम सॉलिड वेस्ट को बिछाते हैं और उसको डंप करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वहां पे डंप करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं हम मिट्टी की एक लेयर बना देते हैं। उसके ऊपर फिर से हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को फिर से लगाते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल देते हैं, ताकि जो हमारा डिकम्पोजिशन हो वो बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि एक साथ अगर पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट रख दिया जाएगा तो हो सकता है सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन में दिक्कत आए। पूरी तरह से मान लीजिए साइड से वो डिकम्पोज बहुत अच्छा हो गया, मगर बीच में जहां पे वेस्ट ज्यादा है वहां पे वो बीच तक वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड वेस्ट को अलग अलग लेयर्स में डाल के उसको डिकम्पोज करते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है लेयर बाय लेयर, यानी इन बिटवीन 2 लेयर्स, in between 2 layers and each layers DDT is spread to avoid the mosquito breeding, and flies। यहां पे हम कह रहे हैं बिटवीन 2 लेयर्स DDT स्प्रेड टू अवॉइड द मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड फ्लाइज, यानी कि किसी भी 2 लेयर्स या जितनी भी लेयर्स है उसके बाद एक बार DDT का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से कीड़े पतंगों की ब्रीडिंग, यानी कि जो प्रजनन होती है, यानी जो अंडाशय बनते हैं उसकी दर को रोका जा सके। तथा फ्लाइज यानी जो कीट पतंग जितने भी उड़ते हैं
उनको डीडीटी के छिड़काव से रोका जाता है। तो ये पूरा मेथड हमारा लैंडफिलिंग का, कि सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है लो लेइंग एरिया। लो लेइंग एरिया का मतलब होता है निचले एरियाज होता है, बेसिकली सी लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं, बट बाकी जो भी आपके एक सिटी की या एक पूरे एरिया की जो कॉमन फील्ड होती है उससे थोड़ा वो नीचे या आउटर के एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है डंप किया जाता है। और डंप करने के बाद उनको लेयर बाय लेयर, वन लेयर आपका सॉलिड वेस्ट डालते हैं, उसके ऊपर फिर से एक सॉइल का कवर लगा देते हैं, सॉइल की लेयर बना देते हैं, फिर उसके ऊपर सॉलिड वेस्ट, फिर सॉइल की लेयर लगा देते हैं, लेयर बाय लेयर उसको डिकम्पोज किया जाता है। और हर लेयर के ऊपर क्या होता है डीडीटी का छिड़काव करते हैं ताकि मॉस्किटोज, ब्रीडिंग और फ्लाइज वहां पे न उत्पन्न हो पाए। ये पूरा मेथड था लैंडफिलिंग का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस फर्स्ट ये है कि भाई देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक है और कोई बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, यानी कोई बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्टेड चीजें नहीं चाहिए होती, कोई स्किल्स लेबर नहीं चाहिए होते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए बहुत लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि और बाहर की जो जमीन जहां पे डिकम्पोज किया जाता है वहां पे बहुत सारे एब्नॉक्सियस ऑर्डर्स निकलते हैं, बहुत सारा डिकम्पोज, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, सॉलिड वेस्ट इतनी बड़ी क्वांटिटी में डिकम्पोज किया जाता है, तो थोड़ा जो गैसेस होती है वो बहुत ज्यादा एब्नॉक्सियस वहां से निकलती है, तो ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी ये है कि ये एक अच्छा मेथड है और डिकम्पोजिशन के बाद हम उसको लेयर बाय लेयर अलग जगहों पे कर सकते हैं और वहां पे कोई बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अगर बाद में लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं। तो जगह का कहीं से वेस्टेज नहीं है, बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, 1 साल 2 साल 3 साल और धीरे धीरे ये कई सालों में डिकम्पोज करेगा उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लैंडफिलिंग पढ़ चुके हैं और हम नेक्स्ट कंपोस्टिंग पढ़ते हैं। तो हम बच्चों बात करते हैं कंपोस्टिंग की। तो कंपोस्टिंग इज अ biological method of composting is a biological method of decomposition of organic waste, such as plant or food material by bacteria, fungi, worms and other organisms under controlled aerobic conditions। ये है हमारी पूरी डिफिनेशन कंपोस्टिंग की। यानी कि हम यहाँ पे क्या है, कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल यानी यह जीवाणुवी जो है ट्रीटमेंट मेथड है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, प्लांट्स और फूड मटेरियल्स हैं, जिसको बैक्टीरिया, फंगी, वॉर्म्स या और भी कई प्रकार के ऑर्गेनिल्स हैं, जिसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल्ड एरोबिक कंडीशन में इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। एरोबिक कंडीशन बच्चों क्या होती है, एरोबिक कंडीशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये क्या होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और डिकम्पोजिशन जो है इसका हो जाता है। अब कंपोस्टिंग से हम ये देखते हैं कंपोस्टिंग का एडवांटेज क्या है। पहली चीज ये है कि दिस इज अ हाइजेनिक मेथड। हाइजेनिक मेथड का मतलब, हाइजेनिक कोई भी चीज होती है उसका मतलब होता है कि स्वास्थ्यकर होता है। दिस इज अ हाइजेनिक मेथड, यानी इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब बताया जाता है कि द फूड इज वेरी हाइजेनिक, तो उन्हें लगता है कि मतलब ये बहुत नुकसानदायक। एक्चुअली हाइजेनिक का जो शब्द का जो अर्थ है वो थोड़ा सा हम लोग समझने में उसको गलती करते हैं। हाइजेनिक मतलब होता है स्वास्थ्यकर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम कहते हैं ये एक हाइजेनिक प्रोसेस है, यानी इससे एनवायरनमेंट को कोई बहुत नुकसान नहीं है। और जो भी चीज इससे प्रोड्यूस होकर आएगी, बेसिकली इससे जो मैन्योर प्रोड्यूस होकर आता है, जो कि क्रॉप फील्ड में, यानी जो खाद का एक पार्ट है या खाद कह लीजिए, खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे जो भी चीज बनती है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये एक हाइजेनिक प्रोसेस होता है और इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है ज्यादा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कंपोस्टिंग का। अब हम बात करते हैं पायरोलिसिस और इंसिनरेशन की। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंसिनरेशन मेथड की।
तो दिस मेथड includes burning of सॉलिड वेस्ट, यानी कि इस मेथड में जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, इसको बर्न कर दिया जाता है। अब इसके अंदर सभी कंबस्टिबल गार्बेजेस, रबिश यानी कूड़ा करकट होता है, एंड डेड एनिमल्स को बर्न किया जाता है। तो यहां पे लिख द कंबस्टिबल गार्बेजेस, रबिश एंड डेड एनिमल्स आर बर्न इन दिस मेथड। ठीक है, तो जितने भी कंबस्टिबल गैसेस गार्बेजेस है, कंबस्टिबल गार्बेजेस में आपका पेपर होता है, कपड़े होते हैं, रबड़ होता है, जो कार्डबोर्ड होता है, यानी जितने भी चलने वाले जो छोटे मोटे सामान होते हैं, कार्डबोर्ड के होते हैं, पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, कंबस्टिबल गार्बेजेस। रबिश, जितना भी कूड़ा करकट का सामान होता है, रबिश का मतलब ये होता है कूड़ा, तो जो भी ये होता है रबिश होता है। उसके अलावा डेड एनिमल्स। देखिए सॉलिड वेस्ट में यहाँ पे जो भी सॉलिड वेस्ट बर्न किए जा रहे हैं, इसका एक और प्रमुख अध्याय होता है कि जितने बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं जिनको कि बर्निंग के थ्रू डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बर्न करते हैं। तो बहुत बड़ी अमाउंट में बायोमेडिकल वेस्ट को भी क्या होता है, इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, डिकम्पोज किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होता है इसका देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं हम। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें यहां पे, ऑल द पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड। पहली चीज, ऑल द पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के पैथोजेंस नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज, नो ऑर्डर, क्योंकि सभी को जला दिया जाता है तो दुर्गंध या गंध आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ऑल द पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड एंड नो ऑर्डर्स। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं बच्चों, तो डिसएडवांटेजेस में हम लिख देते हैं डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि इट रिलीज टॉक्सिक गैसेस। सिंपल सी चीज है कि एक भट्टे या आप कह लीजिए चिमनी होगी जिसमें कि ये पैथोजेंस क्या होंगे, पैथोजेंस कह रहे हैं, जिसमें ये इंसिनरेशन प्रोसेस होगा, यानी कि इस सभी चीजों को, जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा। तो बर्निंग जितनी ज्यादा होगी, टॉक्सिक गैस भी उतनी ज्यादा निकलेगी। तो जो मेन डिसएडवांटेजेस है इंसिनरेशन प्रोसेस का, कि यहाँ बहुत जहरीली टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। तो इंसिनरेशन प्रोसेस को समझने के लिए इतना बहुत है, जो आपका टॉपिक बायोलॉजी में चल रहा है। अब हम समझ लेते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का तरीका है। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और पायरोलिसिस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पायरोलिसिस। तो दिस मेथड includes destructive distillation of solid waste। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मतलब ऐसा समझाएंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन समझ लीजिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि एक बंद कंटेनर के अंदर हम जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, हम जलाते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं, यानी जितने भी डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट होंगे उसको हम ले आएंगे और एक बंद कंटेनर के अंदर हम उसको क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन उस पायरोलिसिस प्रोसेस में। तो पायरोलिसिस प्रोसेस पढ़ने के लिए बच्चा ये जानना हुआ है कि इसमें जितने भी combustible constituents of solid waste
are heated in a chamber called pyrolysis container or chamber, pyrolysis chamber ही आप लोग बोलिए, pyrolysis chamber at 650 degree to 1000 degree Celsius in the absence of ऑक्सीजन। क्योंकि एक बंद कंटेनर में होता है, सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए बच्चों, जितने भी कंबस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, यानी जो जल जाए, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो जितने भी कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, आर हीटेड इन ए चैम्बर कॉल्ड पायरोलिसिस चैम्बर एट 50 डिग्री टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी इन सभी को हम लोग क्या करते हैं कि कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट को और सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, पायरोलिसिस चैम्बर में ले जाते हैं, जहां पर 650 डिग्री सेल्सियस यानी 650 डिग्री सेल्सियस पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, उसे हम जलाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वहां पे उस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन कमी होती है, और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलिसिस। तो अब हम जो है सबसे अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्पोज इन सी, मतलब कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट का सबसे लास्ट प्रक्रम होता है कि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन समुद्र में करते हैं, और ये समुद्र से लगभग हम 50 किलोमीटर दूर का रेंज लेके चलते हैं, जहां पे डीप यानी कि बहुत गहराई में जाकर डिकम्पोज करते हैं। तो चलिए हम अपना लास्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन इन द सी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम डिस्पोजल इनटू सी स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं यहां पे, इन दिस मेथड solid waste is disposed into deep sea some distance from the कोस्टल। यानी यहां पे क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं समुद्र के अंदर, और वो जो दूरी होती है वो समुद्र के तट से थोड़ा सा दूर होती है। और मैंने आपको बच्चों बताया है कि एक्चुअल में ये जो दूरी होती है हम हमेशा क्या करते हैं, समुद्र के पास से 50 किलोमीटर एरिया आगे का लेते हैं, यानी समुद्र में हम 50 किलोमीटर एरिया आगे जाते हैं, और वहां पे समुद्र के अंदर काफी गहराई में इसको जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं। इसके लिए मशीनें काफी सारी इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि ये डिस्टेंस इसलिए उतनी दूरी ली जाती है क्योंकि अगर मान लीजिए ज्वारभाटा आता है या किसी और प्रकार की चीजें आती है, तो ये जो डिस्पोज वेस्ट है, यानी जिसको डिस्पोज वहां किया जा रहा है, ये इतनी आसानी से ऐसा ना कि कोस्टल एरिया पे वापस आ जाए, यानी आप गए बीच में नहाने और जिस वेस्ट को आप रखेगा वही वेस्ट आपके ऊपर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे क्या होता है, एटलीस्ट 50 किलोमीटर से अधिक दूर पे ले जाकर उसको डिकम्पोज किया जाता है। नाव, उसके लिए बड़े बड़े जहाज आते हैं जिससे ले जाते हैं, और वहां पे डीप सी में यानी कि बहुत अंदर गहराई में डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, समुद्र की तली पे जाके बैठ जाता है और अपने आप वाटर के थ्रू डिकम्पोजिशन उसका स्टार्ट हो जाता है, उसकी तली में बैठ जाता है। जो भी वहां पे पौधे शैवाल होते हैं वो अपना जिस तरीके से डिकम्पोजिशन उसका करते हैं वो करेंगे वो अपना, बट हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि सॉलिड वेस्ट में इस तरह से सॉलिड वेस्ट का सी में डिकम्पोजिशन किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होता है इसका, तो एडवांटेज में तो हम यही देख सकते हैं कि दिस इज छोड़िए, यहां देख लेते हैं सिंपल एंड चीप, यानी कि आसान और बहुत ही सस्ता तरीका है। यानी कि पूरा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा किया, धीरे से गाड़ी में भरा और ले जाके समुद्र के अंदर छोड़ा है। अब गाड़ी का मतलब वो वाला नहीं, 4 चक्के भर, 4 चक्के में तो भरेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाज से इस्तेमाल करेंगे और ले जाके हम क्या करेंगे, वहां पे डंप कर देंगे। बट अब डिसएडवांटेजेस की अगर इसकी बात कर लें तो इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला सिंपल और चीप है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पे होगा, इट में लेड मरीन पॉल्यूशन, यानी कि ये एक्वाटिक लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय
करेगा, यानी मरीन पॉल्यूशन यानी समुद्र के अंदर, क्योंकि सिंपल बात सॉलिड वेस्ट आप ले जा रहे हो, आप अपने पॉल्यूशन को किसी और के लाइफ साइकिल में लेके जा रहे हो, यानी हम अर्थ की जितनी पॉल्यूशन वो हम क्या करें समुद्र में डंप कर रहे हैं, तो वहां पे हम मरीन को पॉल्यूटेड बनाएंगे, इट विल लीड मरीन पॉल्यूशन, यानी कि हम समुद्र को गंदा करेंगे, उसको हम पॉल्यूटेड करेंगे, जिससे एक्वाटिक लाइफ भी काफी हद तक डिस्ट्रक्ट होगी या डिस्ट्रॉय होगी। दूसरी चीज ये है कि जो लाइटर सॉलिड पार्टिकल होगा, लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग ऑन द सी, फ्लोटिंग ऑन द सी, यानी कि वो जो छोटे छोटे कण होंगे लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड्स के जो छोटे कण होंगे वो क्या करेंगे कि सी के ऊपर तैरते भी दिखाई देंगे। मैंने बताया था कि जब भी कोई भी इम्प्योरिटीज होती है, अगर उसकी डेंसिटी, उनके पार्टिकल की डेंसिटी अगर एक से ज्यादा होगी, क्योंकि एक जो है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो एक होती है, यानी कि अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी पार्टिकल की डेंसिटी, तो वो क्या होगा उस पानी में बैठ जाएगा। बट अगर पार्टिकल्स की डेंसिटी यानी इम्प्योरिटीज पार्टिकल की डेंसिटी एक से कम होगी तो वो पानी पे तैरेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे सॉलिड वेस्ट जो बहुत छोटे होंगे या जिनकी डेंसिटी 1 से कम होगी वो क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरेंगे वो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट के वो पार्टिकल्स पानी के ऊपर आपको तैरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि बीचेस के किनारे बहुत सारी बाढ़ अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाए या बहुत बड़ा ज्वार-भाटा आ जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जो फ्लोटिंग मैटर्स हम यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, वो बीच के साइड भी आ सकते हैं और बीच में काफी सारी गंदगी फैल सकती है, तो उसके लिए भी बीच में हमें ध्यान देते रहना पड़ेगा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था सॉलिड वेस्ट, बेसिकली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से टॉपिक होता है जब आप हायर क्लासेस में यहाँ से जाओगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था सॉलिड वेस्ट, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और जो आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा एग्रोकेमिकल वेस्ट, यानी कि एग्रोकेमिकल वेस्ट नाम बता रहा है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट होंगे, जिसमें हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हमारे 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं। तो आज ही हमारा सॉलिड वेस्ट जो टॉपिक था पूरी तरह खत्म हो गया था। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या, यूजेस बोला, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, या क्या इसके बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और बच्चों देखिए ये चैप्टर नीट के बच्चे हों चाहे बायोलॉजी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे हों जो अपने 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के दृष्टिकोण से भी देख लीजिए तो 1 से 2 क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये चैप्टर काफी आसान है, यहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान है। और अगर हम बोर्ड क्लासेस की बात कर ले तो 5 से 6 मार्क्स का, यानी 5 से 6 मार्क्स बोल रहा हूँ, 5 से 6 नंबर का या 5 से 6 मार्क्स का जरूर पेपर में आता है इस चैप्टर से, एग्जैक्टली इस चैप्टर से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपने एग्रोकेमिकल्स के बारे में बताऊंगा, और मे भी हो सकता है कि उसी लेक्चर में हम ग्रीन हाउस गैस और ओजोन के बारे में भी पढ़ लें क्या होता है। तो प्लीज लेक्चर देखते रहिएगा, और आप अपने सुझाव जो भी होंगे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और लेक्चर्स रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो प्लीज आप वहां पे व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसमें मेंशन है, तो आप उस पर क्या करिए हमें व्हाट्सएप करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा उसमें, या मैं आपको डायरेक्ट फोन पे कॉन्टेक्ट करके उस चीज को डिस्कस करूंगा और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।